Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. So students, previous video में हमने केमिकल बॉन्डिंग के हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. बाकी के बचे हुए हाफ चैप्टर को आप आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. प्रीवियस वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, वहां तक कंप्लीट किया था. आज हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है. इसी के साथ VSEPR थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड सम अदर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे. एंड ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक्स, आज हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो लास्ट तक जरूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस इंटरेस्टिंग सेशन. सो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के वैसे तो आपको काफी मेथड्स देखने को मिलेंगे बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में या फिर अदर रेफरेंस बुक्स में, बट आपको सारे मेथड्स याद रखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 2 मेथड याद रखो. आप उन 2 मेथड से सारे मॉलिक्यूल्स के, सारे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो, उनमें सबसे पहला आता है, उनमें फर्स्ट मेथड है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. मे बी या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड हो, या फिर वो अदर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. तो अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आज, फॉर एग्जांपल, अगर कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, अब ये कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर है सभी पर क्या है, कार्बन है. अगर आपको इन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो उस कंडीशन में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे सॉल्व करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होगा. अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा. और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हो तो ऐसे कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक ऐसे कार्बन की जिससे 4 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर इस टाइप का कंपाउंड है तो इस टाइप के कंपाउंड जिनमें कार्बन से जुड़े हुए चारों बॉन्ड से क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर अगर हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. अब देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है. अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4. अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3. तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. लेकिन अगर लेट्स से कि अगर किसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो भी हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे. डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3. अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा, अगर किसी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करेंगे. देखो, ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं. सो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 and 1 2. तो अगर किसी कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp. तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp. यहाँ पर अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा, डबल, एज यू नो कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है. तो यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 and 1 2 सिग्मा बॉन्ड है. तो 2 सिग्मा बॉन्ड अगर हो तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp. सो स्टूडेंट्स, इस तरह आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. आपको यहाँ पर कार्बन ए, कार्बन बी और कार्बन सी, इनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना. अगर किसी कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है, एक डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2. अगर हम देखें इस कार्बन के लिए तो 1 2 3, इस कार्बन ने 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड की वैकेंसी है जिसके साथ, तो उसने एक बॉन्ड किसके साथ बना रखा है? हाइड्रोजन के साथ. सो यहाँ पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4. अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं भी करो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो. अगर किसी कार्बन से जुड़े हुए सारे बॉन्ड ही क्या है? सारे बॉन्ड से क्या है? सिंगल बॉन्ड से, एक भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. अब बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखें ना तो एक तरफ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक तरफ सिंगल, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, 2 बॉन्ड पाई होते हैं. तो इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 1 and 1 2. और अगर आप डायरेक्ट भी देखना चाहे तो देख सकते हैं कि अगर किसी कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp. लेकिन बाकी अदर डिफरेंट कंपाउंड के लिए अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम मेथड 2 काम में लेते हैं. और मेथड 2 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? n is equal to टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी
किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस अगर कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको तो हम प्लस कर देंगे, और अगर कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कर देंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे। फिर जो भी वैल्यू आए उसको किससे डिवाइड कर दो आप, 2 से। ऐसा कर, ये होता है मेथड 2 से किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ऐसा करने पर n की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर n की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, n की वैल्यू 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, n की वैल्यू 5 आने पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। जस्ट लाइक ऐसे ही अगर 6 आती है वैल्यू तो sp3d2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और अगर n की वैल्यू 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। सो लेट्स सी, चलिए फिर इसको एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर आप जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसका देखोगे, सेंट्रल एटम का। देखो आपको काफी बुक्स में ऐसा देखने को मिल सकता है कि मोस्टली आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो सारों के, सेंट्रल एटम का भी और सराउंडिंग एटम का भी। लेकिन उस केस में आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो सकती है, वहां पे क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर ऐसा कर रहे हो आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 आ रहे हैं तब तो आप उसको 2 से डिवाइड करो, 36 आ रहे हैं तो आप उसको 18 से डिवाइड करो, ठीक है, और उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप उसको फिर फर्दर नंबर से डिवाइड करो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ज्यादा मेथड लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये 2 मेथड याद कर लो। इसकी हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकोगे। ध्यान क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका देखोगे, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का, ठीक है। हाँ, अगर सेंट्रल एटम के अलावा अगर कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है या फिर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए या फिर हेलोजन के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SO4 2-, इसमें अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो रिमेंबर रखना हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, ठीक है ना। जो नंबर में कम हो वही क्या है, सेंट्रल एटम। अब सल्फर है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले n इज इक्वल टू, फॉर्मूला काम में लो, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्लस यहां पर सराउंडिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के लिए हम यहां पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर यहां पर हाइड्रोजन या फिर हेलोजन होते तो उनके लिए जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हेलोजन है उतने ही +1 ऐड करते चलते, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए 6 लिख दिए, प्लस नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे। कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, डिवाइड कर दो किससे, 2 से। ऐसा करने पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। यहां पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 4 आती है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। दैट मींस SO4 2- यानी सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। नेक्स्ट एग्जांपल है NH4+ यानी अमोनियम आयन। यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे नाइट्रोजन का। फॉर्मूला वही काम में लेना है, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, है 5। अब देखो यहां पर सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन है ना। आप ये नोट करके लिख लेना कि अगर सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम के रूप में कोई हाइड्रोजन या हेलोजन जुड़े हुए हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, उन हाइड्रोजन्स के लिए और उन हेलोजन्स के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +1 ऐड करते जाएंगे। अब यहां पर एक हाइड्रोजन के लिए +1 ऐड करेंगे, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने ऐड कर देंगे, +4। अब पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। कितना है पॉजिटिव चार्ज, 1, तो 1 को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 2। ऐसा करने पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल है I3-। अब देखो I3 यानी 3 आयोडीन, 3 में से 1 आयोडीन तो क्या होगी, सेंट्रल एटम, 2 आयोडीन क्या होंगी, सराउंडिंग एटम, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। आयोडीन जो कि सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस अब देखो 1 आयोडीन तो क्या है, सेंट्रल, 2 आयोडीन क्या है, सराउंडिंग। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर किसी सेंट्रल एटम के साथ कोई हेलोजन या फिर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने सराउंडिंग एटम है, अब यहाँ पर कितने हेलोजन हैं, 2 हेलोजन है ना, एक हेलोजन के लिए +1 ऐड करेंगे तो 2 हेलोजन के लिए +2 ऐड करेंगे। 7 + 2, अब नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देंगे वैल्यू के अंदर। कितना नेगेटिव चार्ज है, 1, तो इसको यहाँ पर +1 कर देंगे, डिवाइड बाय 2।
सो ये जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अगर n की वैल्यू 5 आती है तो स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। दैट मीन्स I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सो दैट मीन्स I3 माइनस में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर्स में और आगे भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कुछ इस टाइप से कि सेंटर में आयोडीन, एक तो लीनियर और 3 क्या है, ट्राइगोनल। ठीक है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री कब आती है, जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, sp3d हो। ठीक है, अब 1 आयोडीन सेंट्रल एटम, यहां पर 2 आयोडीन क्या है, सराउंडिंग एटम है ना। अब इसका मतलब, अब ये तो क्या हो गई, एक तरह से लीनियर हो गई। अब हमें तो क्या बनानी है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनानी है ना, यानी यहाँ पर 3 एटम्स और जुड़ेंगे। अब यहाँ पर एटम्स तो और नहीं है, एटम्स तो सिर्फ 3 आयोडीन थे जो हमने यहाँ पर शो करा दिए। दैट मीन्स यहाँ पर 3 क्या आएंगे, लोन पेयर आएंगे। सो अब किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर प्रेजेंट है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए देखें। जब भी आप n की वैल्यू निकालते हो, फाइंड आउट करते हो, तो n की वैल्यू जितनी भी आती है उसमें से आप माइनस कर दो सराउंडिंग एटम को। फिर से सुन लो, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर्मूला क्या है, लोन पेयर इज इक्वल टू n माइनस सराउंडिंग एटम। यानी n क्या है, जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाय 2। ऐसा करने पर n की वैल्यू जितनी भी आती है उसमें से अगर हम सराउंडिंग एटम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो लेट्स सी कि I3 में कितने लोन पेयर होते हैं। सो देखो I3 के लिए, I3 माइनस के लिए n की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, जो कि अभी हमने निकाली है। n की वैल्यू 5 आई, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था, sp3d हुआ था। सो n की वैल्यू 5 आई है तो लोन पेयर निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दो n माइनस सराउंडिंग एटम। n की वैल्यू 5 है, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 एंड 1 2, 2 आइडियल है ना, तो 2 सराउंडिंग एटम है, माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3। यानी I3 माइनस के अंदर कितने लोन पेयर पाए जाते हैं, 3 लोन पेयर। और प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर बेंट रूल देखा था, जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर आ जाए या फिर डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग एटम आ जाए तो ये पोजीशंस तो एक्सियल्स होती है, ये इक्वेटोरियल होती हैं। तो कौन से एटम और लोन पेयर को तो एक्सियल पोजीशंस पे रखना है और कौन से को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हम बेंट रूल काम में लेते हैं। और बेंट रूल क्या कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको तो आप एक्सियल पोजीशंस पे रखो, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर अगर कोई लोन पेयर है तो उनको आप किस पे रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखोगे। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, वो 3 लोन पेयर कहाँ आ जाएंगे, इसे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी I3 माइनस की एक्चुअल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स जनरली तो I3 माइनस की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन जब उस ज्योमेट्री में लोन पेयर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है, जिसे हम शेप का नाम देते हैं। अब अगर हम इन लोन पेयर को ना देख के सिर्फ सराउंडिंग एटम्स को देखें तो कैसे शेप दिख रही है आपको, एक लीनियर दिख रही है ना। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर बताना। इसमें नेक्स्ट है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सो स्टूडेंट्स अगर किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ सारे के सारे क्या है, बोन पेयर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होती है, रेगुलर शेप होती है। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाते हैं तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। सो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी बताई गई थी, VSEPR थ्योरी। सो लेट्स सी कि VSEPR थ्योरी क्या होती है। अब VSEPR थ्योरी में 2 टाइप के टर्म्स पढ़ेंगे, फर्स्ट इज ज्योमेट्री एंड सेकेंड इज शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है। देखो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, सराउंडिंग एटम्स की पोजीशंस बताते हैं, बॉन्ड पेयर की पोजीशंस बताते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशंस बताते हैं। सो ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री बताती है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशंस। ध्यान रखना, ज्योमेट्री किसके बारे में बताती है, पोजीशंस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पोजीशन के बारे में ज्योमेट्री बताती है। जबकि शेप क्या है, शेप बताती है
पोजीशन ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम की पोजीशंस के बारे में। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल के लिए ज्योमेट्री वर्ड काम में ले रहे हैं, दैट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशंस की। लेकिन अगर हम किसी मॉलिक्यूल के लिए शेप वर्ड काम में ले रहे हैं, दैट मींस वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट सराउंडिंग एटम की पोजीशंस के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन बाय वन करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी। अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो, उसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। आप सभी जानते हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल BeCl2, ZnCl2, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, लीनियर ज्योमेट्री के एग्जांपल हैं। तो अगर हम BeCl2 की ज्योमेट्री बनाए तो कैसे बनेगा, बेरिलियम तो सेंटर में है और 2 क्लोरीन सराउंडिंग्स में है। अब यहां पर लीनियर ज्योमेट्री में यहां पर क्या है, ये लोन पेयर तो कोई प्रेजेंट है नहीं, और ये 2 क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पर हम सिर्फ एक ही वर्ड काम में लेंगे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। एग्जांपल्स है BeCl2, जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। पर बात करें सेकंड एग्जांपल्स की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, जहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके, जस्ट लाइक BH3, BCl3, BBr3 एंड BI3, ठीक है, सारे किसके एग्जांपल्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए, यहां पर तो 0 लोन पेयर है, ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए, तो अब उस कंडीशन में स्टूडेंट्स इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब यहां पर हम क्या लेंगे, शेप वर्ड काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम सराउंडिंग एटम की पोजीशंस देख रहे हैं, तो सराउंडिंग एटम के पोजीशंस को बताने के लिए तो क्या वर्ड काम में लेते हैं, शेप वर्ड काम में लेते हैं ना। देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंपाउंड चाहे कोई भी हो, ज्योमेट्री फिक्स्ड होगी, ज्योमेट्री कभी भी नहीं बदलती। शेप तो देखो ध्यान रखना, ज्योमेट्री कभी नहीं बदलती, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री फिक्स रहती है, बट शेप चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर मॉलिक्यूल की शेप चेंज होती रहती है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन अगर उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर आ जाए, तो उस कंडीशन में उसकी शेप क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो फिक्स है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, वी शेप। इसे आप देखो, जस्ट लाइक किसकी जैसे दिख रही है, एक वी शेप ही जैसे दिख रही है ना, उल्टा वी, तो वी शेप कह सकते हो आप इसे, या फिर इसे बेंट शेप भी कह सकते हो आप, बेंट यानी इस टाइप से मूडी वी शेप, ठीक है। इसके एग्जांपल्स होते हैं SO2, SnCl2, PbCl2, ठीक है, सारे किसके एग्जांपल्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, जिनमें 1 लोन पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनकी शेप्स क्या होती हैं, वी शेप या फिर बेंट शेप। अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी ज्योमेट्री कैसी होती है इस केस में, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, ये हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3 4। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, ऐसी कंडीशन में उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं CH4, CX4 का मतलब CCl4, CBr4, CI4, X क्या है यहाँ पर, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो, बट बॉन्ड पेयर कितने हो जाए, 3, और उनमें एक क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की शेप कैसे हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब वो एक लोन पेयर कहां पे आएगा, फॉर एग्जांपल वो एक लोन पेयर यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, तो अब शेप में अपन क्या देखते हैं, अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए तो वहां पर हम उसकी क्या देखेंगे, शेप देखेंगे। और शेप में हम क्या देखते हैं, सराउंडिंग एटम की पोजीशंस। सराउंडिंग एटम कहाँ है, ये रहे, यहाँ पर तो क्या है, लोन पेयर सराउंडिंग एटम किस फॉर्म में है, एक ट्राइगोनल की फॉर्म में, ठीक है। और ऊपर क्या बन गया, जस्ट लाइक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन गई ना ये। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए, तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसा कब होगा, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो,
3 बॉन्ड पेयर और एक क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, PCl3, PH3 एक्सेट्रा। बट अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर की जगह कितने लोन पेयर आ जाए, अगर उस कंपाउंड में 2 लोन पेयर आ जाए, तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी रहेगी? अब आपको कैसे शेप दिख रही है? ये वी शेप, ठीक है ना, एक जस्ट लाइक उल्टा वी, अपोजिट वी, जस्ट लाइक अपोजिट वी जैसे शेप दिख रही है आपको, उल्टा वी जैसी। और या फिर आप इसको बेंट यानी मुड़ी हुई शेप भी कह सकते हो। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 2 बॉन्ड पेयर और अगर 2 क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो जाती है? वी शेप, या फिर आप इसे बेंट शेप, दैट मीन्स मुड़ी हुई शेप भी कह सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल, H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, H2SE, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, जिनमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं? लोन पेयर। सो स्टूडेंट्स, इससे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि CH4 दैट मीन्स मीथेन, NH3 यानी अमोनिया, H2O दैट मीन्स वाटर, तीनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी इन तीनों की स्ट्रक्चर, इन तीनों की शेप्स क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। इन तीनों का बॉन्ड एंगल डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? सो इसका एग्जांपल आप किसकी हेल्प से दे सकते हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की हेल्प से। ये थ्योरी क्या कहती है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर इसकी जनरल में ज्योमेट्री देखें तो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वहां पर क्या आ जाए? एक लोन पेयर आ जाए। तो जब किसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाता है तो शेप कैसी बन जाती है उसकी? ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ना, ये तो ट्राइंगल बन गया और ऊपर क्या बन गई? जस्ट लाइक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बन गई है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया में क्या होता है? एक लोन पेयर पाया जाता है। तो लोन पेयर पाए जाने की वजह से इसकी शेप जो है वो कैसी हो जाती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल 10, अब टेट्राहेड्रल के लिए तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। अमोनिया बिकॉज एक लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर आने के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है? 107 डिग्री के आसपास। ठीक ऐसा ही अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब 2 लोन पेयर आ जाते हैं, बिकॉज वाटर में 2 लोन पेयर पाए जाते हैं ना, तो 2 लोन पेयर पाए जाने के कारण इसकी शेप कैसे हो जाती है? जस्ट लाइक वी शेप, बेंट शेप हो जाती है। और इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर के कितना हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। सो लोन पेयर आने से क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज होता ही है, साथ साथ में उस मॉलिक्यूल की शेप भी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। यही रीजन है कि मीथेन, अमोनिया और वाटर तीनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी इन तीनों की शेप क्या पाई जाती है? शेप और बॉन्ड एंगल डिफरेंट पाए जाते हैं। अब बात करें sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। अब यहां पर इतनी पॉसिबिलिटी थी। नेक्स्ट आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एज यू नो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर्स कितने होते हैं? 5। ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शॉर्ट में लिख रही हूं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप? ये तो हमने बना दिया ट्राइगोनल, ये बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये जो शेप बनी है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। यहां पर ये सारे एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि PCl5, PF5। बट अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर तो कितने हो? 4 और एक क्या आ जाए? यहां पर एक लोन पेयर आ जाए। तो सबसे पहली बात, वो लोन पेयर आएगा कहां पे? बेंड रूल में मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर कहां पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पोजीशंस पे, ठीक है। अगर एक लोन पेयर है तो आप उसको इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐड करो, इस वाली पे, ठीक है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए तो आप उसको कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐड करोगे? इस वाली पोजीशन पे। इस वाली पोजीशन पे ऐड किया तो शेप में तो हम क्या देखते हैं? सिर्फ सराउंडिंग एटम्स को देखते हैं ना। अगर मैं इस लोन पेयर को छिपा दूं तो वो आपको कैसा दिख रहा है? जस्ट लाइक के शेप, के जैसे शेप दिख रही है ना आपको ये। इसी को हम बोलते हैं सी सा शेप भी बोलते हैं। तो जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या जाए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक लोन पेयर आ जाए, उस वजह से उसकी शेप क्या हो जाती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से हट करके उसकी शेप हो जाती है, या तो उसको आप के शेप बोलो या फिर शॉर्ट में तो हम के शेप बोल सकते हैं, बाकी इसका पॉपुलर नेम होता है सी सा शेप। इसको कैसे शेप बोलते हैं? सी सा शेप। एग्जाम्पल है SF4 और SeCl4। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर तो कितने रह जाए? सिर्फ 3। और लोन पेयर कितने आ जाए? 2 लोन पेयर आ जाए। तो उस कंडीशन में उसकी शेप कैसी हो जाएगी? टी शेप। कैसी शेप हो जाएगी स्टूडेंट्स? टी शेप। कैसे? चलिए देखते हैं। अब देखो ट्राइगोनल
और बाइपिरामिडल, यही तो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब अगर दो लोन पेयर आएंगे तो इक्विटोरियल पोजीशंस पे आएंगे, अगर एक लोन पेयर आता है तो हम इस इक्विटोरियल पोजीशंस पे लगाते हैं, अगर दो लोन पेयर आ जाए तो आप कहां पे एडजस्ट करोगे, आप उसको इन दोनों इक्विटोरियल पोजीशंस पे। एक लोन पेयर हमने यहां एडजस्ट कर दिया, एक लोन पेयर हमने यहां पे एडजस्ट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी शेप बन रही है, ये टी की जैसी शेप बन रही है ना। एग्जाम्पल है इसका ClF3, BrF3 एंड IF3, BrCl3 एंड IF3, ये क्या है इसके एग्जांपल्स। और अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 ही बचे और 3 क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो वो तीनों लोन पेयर कहां पे आएंगे, इक्विटोरियल पोजीशंस पे आएंगे, इन तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स इसकी शेप कैसी बन जाएगी, जस्ट लाइक लीनियर शेप। ठीक है, 3 लोन पेयर आ गए तो शेप कैसी बन गई, यहाँ पे लीनियर बन गई ना, मतलब सराउंडिंग एटम कहां पे आ जाएंगे, एक ऊपर और एक इधर नीचे, तो लीनियर शेप बन गई। इसका एग्जांपल है I3 माइनस, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर आने से कैसे किसी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, शेप डिफरेंट हो जाती है। इसी में आप एक चीज ध्यान में रखना कि जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इक्विटोरियल की कंपैरिजन में जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्विटोरियल। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल PCl3F2 कंपाउंड है, आपसे पूछ सकते हैं कि PF, FPF एंड ClPCl इनकी कंपैरिजन में ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो ध्यान रखना एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ के। तो वहां पर FPF बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू ClPCl के कंपैरिजन में। सो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होती है, किसके केस में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के केस में। सो एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट इसमें आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं। और अगर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, यानी 0 लोन पेयर हो, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। फिर से बता दूं, एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन चाहे कोई भी हो, ज्योमेट्री सबकी फिक्स्ड ही रहेगी, सिर्फ शेप चेंज होती है, लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मींस 4 तो 4 स्क्वायर्स पे, 1 प्लेन के ऊपर 1 प्लेन के नीचे, इस टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इस टाइप की ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। यहां पर ये सारे बॉन्ड्स तो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, और ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का। सो इसका एग्जाम्पल है, अब निकालना कैसे वो तो हम प्रीवियस वीडियो में देख ही चुके हैं। एग्जाम्पल होगा इसका SF6। बट अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर तो सिर्फ 5 हो और एक क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, सो आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर आता है तो आप उसको कौन सी पोजीशंस देंगे, यहां पर आप इक्विटोरियल पोजीशन नहीं देंगे, यहां पर आप कौन सी पोजीशंस देंगे, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर एक लोन पेयर आएगा तो वो कहां पे आएगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आएगा। तो ये जो अब इसकी शेप कैसी हो जाएगी, जस्ट स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाता है तो वो लोन पेयर इस एक्सियल पोजीशन पे आएगा और शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर और पिरामिडल। इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा IF5 या फिर ClF5। इसी में थर्ड क्राइटेरिया क्या बनता है कि अगर बॉन्ड पेयर कितने हो, 4, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर को एडजस्ट कर रहे हो तो सेकंड लोन पेयर हमेशा फर्स्ट लोन पेयर की ट्रांसपोजिशन पे आएगा, यानी जस्ट सामने वाली पोजीशंस पे आएगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर आ जाएं तो एक लोन पेयर तो यहां पे आएगा, दूसरा लोन पेयर क्या आएगा, इसकी जस्ट सामने वाली पोजीशन पे, यानी ट्रांसपोजिशन पे। और ऐसा करने पर शेप क्या बन जाएगी, अब बस सराउंडिंग आइटम कहां है, 4 स्क्वायर्स पे है ना, तो शेप क्या बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। सो अगर
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर आ जाते हैं, तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे पाए जाएंगे और शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल है XeF4, नोट कर लेना, इसका एग्जांपल क्या होता है, XeF4। सो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 7, और अगर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री होती है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है, सबसे पहले आप एक पेंटागोनल बना लीजिए। पेंटागोनल यानी एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसमें कितने एटम जुड़े हुए हैं, 5। ये तो हो गया पेंटागोनल, 1 2 3 4 5 एटम वाला। और बाइपिरामिडल यानी एक ऊपर एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे ना। ये होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई है। एग्जाम्पल है इसका IF7। ये तो तब है जब एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, लेकिन अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर 6 हो और एक लोन पेयर आ जाए, तो वो लोन पेयर कहां आएगा, जैसे कि हमने sp3d2 के केस में किया था, जस्ट लाइक वैसे यहां पर करेंगे, एक्सिल पोजीशन पे हम लोन पेयर को फिक्स करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल की कंपैरिजन में एक्सिल पोजीशन पे रिपल्सन क्या है, कम है, ठीक है ना। तो कोई लोन पेयर आएगा तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, एक्सिल पोजीशन पे। ये दोनों क्या है, एक्सिल पोजीशंस हैं। तो एक लोन पेयर आ गया तो अब स्ट्रक्चर कैसे होगी, पेंटागोनल तो है ही, लेकिन अब यहां से एक पिरामिड हट गया ना और एक ही पिरामिड बच गया सिर्फ। सो अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाता है तो अब शेप कैसी बन जाती है, सिर्फ पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, या फिर आप इसे डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल पिरामिडल यानी एक तरह से बिगड़ी हुई पेंटागोनल पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल होता है XeF6। बट अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 की जगह 2 लोन पेयर आ जाए तो आपको लोन पेयर फिक्स्ड कहां पे करना है, ऑलवेज एक्सिल पोजीशंस पे। तो एक लोन पेयर तो यहां पर ही इसकी ट्रांस पोजीशन पे एक लोन पेयर आप और फिक्स कर दो। अब शेप कैसे दिख रही है, पिरामिड्स तो हट गए, सिर्फ क्या बच गया, 1 2 3 4 5, एक पेंटागोनल प्लेनर बच गया हमारे पास। तो अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यानी पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में अगर 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो शेप कैसी बन जाती है, पेंटागोनल प्लेनर शेप बन जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, XeF5 माइनस C क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने VSEPR थ्योरी में ये देख लिया कि कैसे कैसे लोन पेयर आने से किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, उसकी शेप्स चेंज हो जाती है। इसी के साथ ही ऐसा होता क्या है, ऐसा किस वजह से होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से। एक चीज और ध्यान में रखना VSEPR थ्योरी में कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन पाया जाता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, वहां पर उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन लोन पेयर्स के बीच में उतना ही ज्यादा रिपल्सन लगेगा और उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो VSEPR थ्योरी के इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, एग्जाम में आपको बॉन्ड एंगल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब बॉन्ड एंगल की किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, यानी बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O एंड H2S के बीच में कि वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों के केस में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो हम क्या देखेंगे, अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो हम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, सेंट्रल एटम की। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उस केस में, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉन्ड एंगल कम होगा। लेकिन अगर किसी केस में सेंट्रल एटम सेम हो, उस कंडीशन में अगर हमें बॉन्ड एंगल चेक करना तो हम किसकी हेल्प से चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की हेल्प से। बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसके लिए बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है, तो अगर हम इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल निकालना तो हम क्या देखेंगे, सराउंडिंग एटम देखेंगे। यहाँ पर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पर सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसके लिए बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और NF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा। इसके अलावा आप बॉन्ड एंगल को लोन पेयर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल उतना ही डिक्रीज होता जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने VSCPR थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आई होप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक्स आए हुए हैं उस ई वीडियो देखने के बाद में उन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली और विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट टॉपिक है MOT, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है? सो एज यू नो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है, सो ये काफी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए हैं। सो यहाँ पर हम इसको बहुत ही शॉर्ट वे में समझेंगे और उतना ही समझेंगे जितना कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज यू नो कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक वैसे ही जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम्स के पास तो क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक वैसे ही जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, उनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या क्या हो सकते हैं, S, P, D, F, ये तो क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा, ये सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब यहां पर ये क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। अब कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से सुन लीजिए, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड थर्ड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की इक्वल होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम B से शो करते हैं, दैट मींस B का मतलब होता है बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेक्स्ट बात यह आती है कि किसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किसी एटम की जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। लेट्स सी कि कैसे एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और कितने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। किसी मॉलिक्यूल का जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो स्टूडेंट्स हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला केस तो क्या है कि 2 एटम को जब हमने कंबाइन किया तो कंबाइन करने पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 या फिर 14 से कम आते हैं तो उसके लिए हम इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहां तक तो चाहे इलेक्ट्रॉन टोटल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के पास 14 से कम हो या 14 से ज्यादा हो या फिर 14 हो, यहां तक तो सब में सेम रहेगा, ठीक है। 1s 2s यहां तक तो सब में सेम रहेगा। चेंजेस कहां आते हैं, सिर्फ इस पोर्शन में चेंज आता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या फिर लेस देन 14 से कम हो, उस कंडीशन में हम इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लूं यहां पर, तो आपको पता है कि यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ये होता है हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अकेले का कितने हाइड्रोजन है, ऐसे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन के लिए इस तरह एक हाइड्रोजन के लिए तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरे के लिए यहां पर। अब हाइड्रोजन के पास तो 2s ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो ऊपर हमें जाना ही क्यों है, यहीं पर काम हो जाएगा। देखो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक और एक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
टू इलेक्ट्रॉन हो गए ना। सो स्टूडेंट्स कभी आप ऐसा नहीं करोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, ऐसा नहीं करेंगे। पहले नीचे वाला ऑर्बिटल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन से भरो, जब ये भर जाए तब आप बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कहां शिफ्ट करोगे, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो देखो ये सारे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो स्टार मार्क किए हुए हैं ये सारे क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और एज यू नो मैंने भी बताया था आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल तो होती है sp, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से, इनसे। सो ये क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बनाऊं मैं Cn- का बनाऊं तो Cn- का हम कैसे बना सकते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तरफ कार्बन लिख लो, एक तरफ है नाइट्रोजन लिख लो, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो कर दो आप। अब देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p2, ये तो कार्बन का होता है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। बट यहाँ पर नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, 1 चार्ज है ना, यानी हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाना है, तो 2p3 की जगह क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। तो पहले कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दे, 1s2, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p में कितने 2, तो 1 एंड 2, पहले इन तीनों को हाफ फिल करेंगे, उसके बाद में इनको कंप्लीटली फिल्ड करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब बिकॉज इस पे एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा हो गया ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो अब आपको क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए, अब एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर के आप किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 तो नीचे वाले में फिल कर दो, 2 ऊपर वाले में फिल कर दो, ठीक है। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इधर 2 इधर, टोटल 4, तो 1 2 3 4। p में कितने हैं, 2 इस साइड है 4 इस साइड, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, p में 6 इलेक्ट्रॉन। पहले नीचे वालों को भरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इस टाइप से किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, Cn- का बन गया, ठीक है। किसका बन गया ये, Cn- का। सो स्टूडेंट्स अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर हम इसमें बहुत सी चीजें चेक कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक नेचर को समझ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर पता लगा सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये स्टेबल है या नहीं, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। देखो किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की होती है। कैसे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक। अगर आपने एक बार भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो मॉलिक्यूल के पास, 14 या फिर 14 से कम हो। अब अगर आप इनको चेक करोगे ना तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 प्लस माइनस का 1 चार्ज यानी 8 हो गया, 8 और 6 कितने होते हैं 14। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने 14 है ना, तो ये डायग्राम फॉलो करोगे आप, तो याद कैसे रखोगे, यहां तक तो सभी को पता है कि सेम है, 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s 2 1 2 1 ऐसे याद रख लो आप, तो 2 1 2 1। अब इस बेस अब किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाकर हम उस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 टाइप की देखेंगे हम यहाँ पर, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तब तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक भी ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर, आपको ये नहीं देखना एटॉमिक, ध्यान रखना सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने हैं। यहाँ पर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में जोड़े के रूप में पेयर्ड फॉर्म में है, एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, अकेला नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो Cn- की नेचर कैसी होती है, Cn- कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। अब ये बात तो कर ली हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो 2 क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं, एक तो आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जा सकता है, एक आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी के अभी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर।
अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है ना, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? ये 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर Cn माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये सारे एग्जांपल्स तो किसके हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनके पास इलेक्ट्रॉन 14 और 14 से कम है, उनके लिए तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख ही चुके हैं। सो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, उस कंडीशन में आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को फॉलो करेंगे। चेंजमेंट हमने सिर्फ कहां पे किया था? यहाँ पर। पहले वाले जब अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो या 14 हो, तब तो हम क्या करते थे? तब हमने क्या किया था कि इन 2 ऑर्बिटल्स को यहाँ पे रखा था, इस 1 को यहाँ रखा था, यानी 2-1-2-1 वाला कॉन्सेप्ट यूज में लिया था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, उस कंडीशन में क्या करोगे? बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ चेंज कर दोगे। सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा और पाई 2px पाई 2py ऊपर चला जाएगा। दैट मींस 1 2 2 1। अब ये फॉर्मेट आपको काम में लेना है। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इस ऑर्बिटल डायग्राम को फॉलो करेंगे? वो सारी ये रहे, ठीक है। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं। सो लेट्स सी इनमें से एक एग्जांपल करके देखते हैं। एज आपको पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है, बट अगर एक ऑक्सीजन में माइनस चार्ज लगा रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा कर देना है। तो पहले एक ऑक्सीजन का लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p4। सेकंड माइनस का 1s2 2s2 2p5 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दिया? एक्स्ट्रा कर दिया ना, O माइनस की फॉर्म में। सो अब इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए। ध्यान रखना, पहले नीचे का ऑर्बिटल भरो, जब ये पूरा भर जाए तब आपको ऊपर वाले में जाना है, और ऊपर वाले में भी पहले दोनों को हाफ फिल्ड करो, फिर दोनों को फुल फिल्ड करो। निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 2 to 4 to 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 to 4 to 6 and 7। तो कितना आ जाएगा? 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। ध्यान रखना कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल यानी पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। सो इस टाइप से अब बात करें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी नेचर कैसी हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक। तो O2 माइनस की नेचर कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, दैट मींस एग्जिस्ट तो कर रहा है ये। और ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना हो तो जैसा यहाँ पर दिया गया वैसा आप लिख सकते हैं, जैसे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2। यहाँ पर ऊपर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं हम। पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1। ये हम क्या कर सकते हैं? इस बेस पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। बात करें इनकी एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल कुछ इस टाइप से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाले सबसे हायर एनर्जी के हैं, नीचे वाले लोअर एनर्जी के हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ टर्मिनोलॉजी और भी देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल होमो, ल्यूमो, सोमो। एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि O2 माइनस, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने कि O2 माइनस में होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो देखो होमो, ल्यूमो, सोमो होते क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाईएस्ट एनर्जी का फुल फिल्ड यानी पूरी तरह से भरा हुआ ऑर्बिटल, वो तो होगा होमो। ल्यूमो क्या होता है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो लोएस्ट एनर्जी का खाली ऑर्बिटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमो। सोमो क्या होता है? सोमो क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पर खाली ऑर्बिटल तो ये है ना, तो ये तो क्या है? ल्यूमो। और यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल ये है, तो ये क्या हो जाएगा? सोमो। सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो उसको इसी को हम क्या बोल देते? होमो। सो स्टूडेंट्स, इस स्टेप से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया, फटाफट इसको नोट डाउन कर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आता है CO प्लस CO का, CO प्लस CO माइनस, CO पॉजिटिव CO नेगेटिव का। सो जो हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं,
हेटेरोडायटोमिक यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रेजेंट दोनों एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को तो हम थोड़ा नीचे की तरफ बनाते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऑर्बिटल को हम थोड़ा ऊपर की ओर बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये सिग्मा स्टार 2s जो है इसकी एनर्जी 2pz, पाई 2px, पाई 2py इनसे भी ज्यादा हो जाती है, और यही रीजन है कि ये ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां ना आकर के हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स। अब एक्सेप्शनल केस तो हमने देख लिया, अब आप बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी मॉलिक्यूल के लिए जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आता है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं ओ, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आपको बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। अब देखो कैसे निकालोगे, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आप ऊपर जाते जाओ और 0.5 कम करते जाओ, तो 2.52, 1.51, 0.5, ऐसा ही 14 से नीचे आओ तो भी आपको क्या करना है, 0.5 डिक्रीज करते हुए चलना है। 2.52, 1.51, 0.5, 0.50। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं O2 माइनस O2 पॉजिटिव, इनके केस में अगर पूछा जाए कि इनको बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर अरेंज करो या फिर इनको स्टेबिलिटी के बेस पर अरेंज करो, आपको पता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। डायरेक्ट निकालो, आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के पास कितने हो गए, 16। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 17, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 15। 16 अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। 17 के केस में 1.5, 15 के केस में 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 पॉजिटिव का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का है, उससे कम O2 का, और सबसे कम O2 माइनस का। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे स्टेबिलिटी तो हम निकाल सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। बट बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के केस में हम क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। किसी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। सो ऐसा हमें किसके केस में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव के केस में। देखो अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये, 1s1 1s1, तो ये बन गया इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसके लिए H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर H2 पॉजिटिव ले ले हम, तो H2 पॉजिटिव के केस में होगा 1 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन आप कम करोगे तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग तो एक भी नहीं है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा इसके लिए। और अगर H2 माइनस के केस में देखें तो H2 माइनस का मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस चार्ज रहती है यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3, तो 1 2 एंड 3। H2 माइनस के केस में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 डिवाइड बाय 2, सो ये भी आएगा 1/2। अब देखो यहाँ पर H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हम कैसे चेक करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के बेस पर। तो यानी कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। यहाँ पर H2 प्लस के पास तो एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि H2 माइनस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कम इलेक्ट्रॉन वाला, यानी H2 पॉजिटिव। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, H2 का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये। इन दोनों के केस में ज्यादा स्टेबल कौन, H2 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, H2 माइनस। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपने अगर इनको पढ़ लिया अच्छे से जो मैंने आज पढ़ाया, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। कैसे, देखो अगर किसी केटायन, अब आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब एक तरफ तो पॉजिटिव आयन हो और एक तरफ क्या हो, नेगेटिव आयन हो।
तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अब इस आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर रहना चाहिए, लेकिन इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कब आएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और कैटायन का साइज क्या हो, छोटा हो, एनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो यानी एनायन का साइज बड़ा हो, और कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो इन तीनों पॉसिबिलिटी होने पर किसी भी आयनिक कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखो, किसी कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, तो किसी कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, किसी एनायन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। अब पॉजिटिव पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पर, यानी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज्यादा कमी है, और एनायन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यानी तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से कैटायन पर ये क्या करेगा, इस नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बिकॉज पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है कैटायन का, और जितना ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज साइज उतना और छोटा हो गया। तो छोटा साइज होने की वजह से क्या करेगा, इजीली इस नेगेटिव आयन को, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, पोलराइज्ड कर देगा। क्या कर देगा, पोलराइज्ड कर देगा, जिससे ये नेगेटिव स्पीशीज यानी एनायन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर करेगा, इसे पॉजिटिव आयन के साथ शेयर करेगा। और अगर कहीं पर पॉजिटिव और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। दैट मींस अगर पॉजिटिव आयन का साइज छोटा हो और आयन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो, एनायन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो और एनायन का साइज काफी बड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को पोलराइज्ड कर लेता है, कैटायन एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे एनायन और कैटायन के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है और आयनिक बॉन्ड में एक कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन और इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2 और AlCl3, अगर इनमें पूछा जाए कि आप बताइए इन तीनों का, आप देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर कैसा चार्ज है, +1, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें आयनिक कैरेक्टर का या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो ध्यान रखना किसी आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उस कंपाउंड में उतने ज्यादा क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर किसी कंपाउंड में ज्यादा है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या है, कम। और अगर किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनता है ना, तो वहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उस आयनिक बॉन्ड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे ज्यादा, क्योंकि बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। आयनिक बॉन्ड तो वैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको तो ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इनका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। बट उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनायन तो सेम है क्लोरीन, पर कैटायन क्या डिफरेंट है ना, +1 +2 +3। तो +1 से +3 की तरफ जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ज इंक्रीज होगा तो कौन सा कैरेक्टर आएगा उसके अंदर, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि NaCl और कॉपर क्लोराइड, इनके केस में बताओ कि कौन से कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और कौन से में कम होगा। अब देखो, सोडियम आयन बनता है तो Na+ बनता है, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, ये तो स्टेबल है। इसको अब Na पॉजिटिव तो एक स्टेबल कंपाउंड बन गया है ना, इसने तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकर कर लिया, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होगी, तो NaCl के अंदर तो कभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा ही नहीं। लेकिन जब हम कॉपर क्लोराइड का देखते हैं तो कॉपर पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो बनने वाला कैटायन है ये इतना स्टेबल नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, लेस स्टेबल होने के कारण क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है। शेयरिंग होने की पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर पाया जा सकता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी NaCl और कॉपर क्लोराइड से कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, कॉपर क्लोराइड में। मोस्टली हमने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिए हैं। अब इसमें लास्ट आता है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बता देती हूँ आपको लेटिस एनर्जी क्या होती है। सो देख लेते हैं फटाफट से कि लेटिस एनर्जी क्या होती है। सो आयनिक कंपाउंड को
उसके आयंस में, गैसेस आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे लेटिस एनर्जी कहा जाता है, जिसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुन लो, किसी आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड को उसके गैसेस आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे लेटिस एनर्जी कहते हैं, इसे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, लेटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, उनमें पहला आता है चार्ज। लेटिस एनर्जी आयन के चार्ज, आयन पर प्रेजेंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी लेटिस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन तीनों के केस में अगर हम लेटिस एनर्जी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, एल्यूमिनियम पर है। तो जितना ज्यादा किसी आयन पे चार्ज, उसके लिए लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे बिकॉज एक रिवाइज्ड सीरीज है, तो हम उतना ही रिवाइज करेंगे जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेटिस एनर्जी जहां चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी चार्ज इंक्रीज होने पर लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज होती है, वही दूसरी तरफ लेटिस एनर्जी आयन के साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी आयन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके लिए लेटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आयंस तो सेम है, सभी पर चार्ज भी क्या है, प्लस का 1। तो जब चार्ज सेम हो तो हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। अब देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ग्रुप के मेंबर हैं, और ग्रुप में जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने पर लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, लिथियम का। तो जिसका जितना छोटा साइज उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो उस कंडीशन में लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। सो इसी के साथ लेटिस एनर्जी से बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें लास्ट आता है कुछ, जैसे इसके अलावा कुछ अदर कंसेप्ट भी होते हैं, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो प्रोटोनिक। तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे N3-, O2-, F-, नियोन, ये चारों स्पीशीज देखो ना आप, तो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, कितने हैं, 10। तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसी क्या होती है, आइसो प्रोटोनिक होती हैं। आइसो प्रोटोनिक मतलब जिनमें नंबर ऑफ प्रोटोन सेम होते हैं। किसी एटम के पास, न्यूट्रल एटम की बात करूं, जितने नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं ना उसमें उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहां से आगे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, सारे कंसेप्ट हमने 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पर। हमने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया है। दोनों वीडियोस को आपको पूरा देखना है। जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं वो यहाँ से शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। और ये दोनों वीडियोस देखने के बाद में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, फटाफट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। आई होप दोनों वीडियोस देखने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, प्लस एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।